अनोखे कुएं का जादुई 5 गाउन। एक जंगल के बगल में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में रानी नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। रानी की माँ सुलेखा खेतों में काम किया करती थी और रानी के पिता जमींदार के बगीचों की देखभाल किया करते थे। और उनके गांव में सिर्फ एक ही स्कूल था जिसको भी अपने बच्चों को पढ़ाना होता था। वह उसी स्कूल में पढ़ाता था। रानी भी उसी स्कूल में पढ़ती थी और जमींदार की बेटी शिवानी वो भी उसी स्कूल में पढ़ती थी। शिवानी और रानी दोनों अच्छी सहेलियां थी। शिवानी हर वक्त रानी के साथ बिताती। एक दिन जब रानी और शिवानी साथ में स्कूल पहुंचती है तब उन्हें पता चलता है कि आज प्रिया का बर्थडे है, इसलिए सभी को वह टॉफियां बांट रही है। जैसे ही प्रिया शिवानी को देखती है वह खुश हो जाती है और कहती है, अरे शिवानी तुम आ गई, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। आज मेरा जन्मदिन है इसलिए मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ये चॉकलेट लेकर आई हूँ। बाकी सबके लिए मैं टॉफियां लाई थी क्योंकि तुम मेरी दोस्त हो। और रानी तुम मुझे माफ कर दो, तुम्हारे लिए तो टॉफियां बची ही नहीं, सारी तो खत्म हो गई, इसलिए मैं तुम्हें टॉफियां नहीं दे पाऊंगी और तुम इस बात का बुरा मत मानना। यह सुनकर शिवानी कहती है, अरे कोई बात नहीं प्रिया, तुम इस बात की चिंता मत करो, मैं अपनी चॉकलेट में से रानी को दे दूंगी। लेकिन क्यों शिवानी, ये चॉकलेट मैं तुम्हारे लिए लाई थी, तुम उस गरीब रानी को मत दो। उस गरीब रानी ने तो कभी चॉकलेट खाई भी नहीं होगी जो तुम उसे दे रही हो। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा अगर तुम ये चॉकलेट उसको दोगी तो। उसने आज से पहले ऐसी चॉकलेट तो खाई भी नहीं होगी। अरे प्रिया तुम रानी को ऐसे क्यों कह रही हो? उसके पास पैसे नहीं है तो तुम क्या उसका मजाक उड़ाओगी? अच्छा ठीक है, आज शाम को मेरी बर्थडे पार्टी है तो तुम मेरी बर्थडे पार्टी में जरूर आना। ठीक है प्रिया, मैं तुम्हारी बर्थडे पार्टी में जरूर आऊंगी और रानी को भी अपने साथ लेकर आऊंगी। नहीं नहीं, तुम रानी को मत लेके आना, वहाँ पे मेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। इसके पास वैसे भी कपड़े नहीं हैं, तो ये क्या पहन के आएगी? तुम बिना फालतू में इसकी बेइज्जती करवाने के लिए इसे लेकर आओगी? क्या तुम्हें अच्छा लगेगा अगर इसकी बेइज्जती होगी तो? यह सब सुनकर रानी कहती है, हाँ शिवानी, प्रिया सही कह रही है, मेरी क्या जरूरत है इसकी बर्थडे पार्टी में जाने के लिए? आखिर मेरी वहाँ पर बेइज्जती ही होगी, इसलिए मुझे उसकी बर्थडे पार्टी में नहीं जाना चाहिए। लेकिन रानी तुम हमारी दोस्त हो, इसलिए तुम हमारे साथ ही जाओगी। ठीक है शिवानी, अगर तुम्हें इस रानी को अपने साथ लेकर आना है तो इसे कोई अपने ढंग के कपड़े पहना देना। मेरी बर्थडे पार्टी में इसे फटे पुराने कपड़े पहनकर मत लेकर आना। ये कहकर प्रिया वहाँ से चली जाती है और शिवानी और रानी भी अपने घर आ जाती है। और रानी अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे प्रिया की बर्थडे पार्टी में आज शाम को जाना है, तो आप क्या मुझे कुछ ड्रेसें दिला सकती हो? उसने मुझे साफ साफ बोला है कि कोई ढंग के कपड़े पहनकर आने हैं, कोई भी फटे पुराने कपड़े नहीं पहनकर आने हैं। लेकिन बेटी तुम्हें तो पता ही है हमारे घर की हालात, हमारे पास तो खाने के भी लाले पड़े रहते हैं, तो हम तुम्हें कपड़े कैसे दिला पाएंगे? और वैसे भी आज तुम्हारे पिताजी की तबीयत खराब है तो तुम्हें आज जमींदार के बगीचों में उनकी देखभाल करने के लिए जाना पड़ेगा। तुम जल्दी से खाना खाकर वहाँ पर चली जाओ, नहीं तो जमींदार को पता चलेगा तो वह बहुत गुस्सा करेंगे। अच्छा माँ ठीक है, फिर मैं शिवानी से ही कुछ कपड़े लेकर उनसे पहन लूंगी। नहीं बेटी, तुम्हें किसी और के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, तुम्हारे पास जितना है तुम उसमें खुश रहो। अगर तुम्हें ऐसी ही आदत पड़ जाएगी तो तुम्हारी आदत ये छूटेगी नहीं। हम लोग गरीब हैं, अगर कभी उनका मन बदल गया तो तुम पे इस उपकार के लिए वे कभी ना कभी बोल देंगे, तो हम उनसे क्या कहेंगे? इसलिए तुम ऐसे काम मत करो। तुम्हारे पास जितने कपड़े हैं और जितना सामान है तुम उनमें खुश रहना सीखो। अच्छा माँ ठीक है, फिर मैं आज बर्थडे पार्टी में नहीं जाऊंगी। ये कहकर रानी वहाँ से चली जाती है और जमींदार के बगीचों की रखवाली करने लगती है। तभी वह देखती है कि उनमें से एक पेड़ बहुत सूखा हुआ होता है। अरे ये पेड़ तो बहुत सूखा हुआ है, अगर मैं इसको पानी दे दूं और मैं इसकी अच्छे से देखभाल करूं तो ये जरूर हरा भरा हो जाएगा। उसके बाद रानी पास के ही तालाब में जाकर
एक मटके में पानी भरकर उस पेड़ में लाकर डाल देती है। लेकिन एक मटके के पानी डालने से कुछ नहीं होता। वहाँ की मिट्टी थोड़ी सूखी हुई थी, जिसकी वजह से वह पेड़ भी सूख गया था। इसलिए रानी काफी देर तक इसमें पानी डालती रहती है और कुछ समय बाद वह थक जाती है। तभी वहाँ पर शिवानी आ जाती है। उसे थका हुआ देखकर कहती है, अरे तुम इतनी थकी हुई क्यों हो? तुम्हें यहाँ पर कौन से पत्थर तोड़ने पड़ते हैं जो तुम यहाँ पर इतनी थकी हुई दिख रही हो? और आज तुम्हारे पिताजी क्यों नहीं आए और तुम यहाँ पर क्यों आई हो? अरे शिवानी, क्या बताऊँ, तुम्हारे बगीचे का ये पेड़ बहुत सूखा हुआ है। मुझे लगता है अगर मैंने इसकी अच्छे से देखभाल करी तो यह जल्द ही हरा भरा हो जाएगा। इसलिए मैं उस तालाब में से इसमें पानी भरकर लाके डाल रही हूँ और ये काम मैं बहुत देर से कर रही हूँ, इसलिए मैं थक गई हूँ और आराम कर रही हूँ। अच्छा, तुम्हारा ये काम कब तक खत्म होगा? क्योंकि आज शाम तक हमें प्रिया के बर्थडे पार्टी में भी जाना है। उसने हमें बुलाया है। नहीं शिवानी, मैं नहीं जा सकती क्योंकि मेरे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, इसलिए खाली तुम ही जाओ। लेकिन मैंने तुम्हें अपने कपड़े देने से कब मना किए? तुम मेरे कपड़े पहन लेना। नहीं शिवानी, मैं तुम्हारे कपड़े नहीं पहन सकती। मेरी माँ ने तुम्हारे कपड़े पहनने के लिए मना करा है और कहा है कि जितना हो उतने में ही खुश रहो। इसलिए मैं आज पार्टी में नहीं जाऊंगी। अगर मैं गई तो मुझे अपने फटे पुराने कपड़े ही पहनने होंगे और मैं अगर उनको पहन के गई तो प्रिया बहुत गुस्सा करेगी और उसका आज बर्थडे है और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उसकी बर्थडे पार्टी खराब हो जाए। इसलिए सिर्फ तुम ही जाओ। नहीं रानी, तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा, वरना मैं कैसे अकेले जा सकती हूँ तुम्हें छोड़ के? यह कहकर शिवानी वहाँ से चली जाती है। रानी उसकी बात सुनकर उदास हो जाती है और कुछ देर बाद वह फिर से उस पेड़ की देखभाल में लग जाती है और उसमें खाद भी डालती है। शाम होते होते वह पेड़ हरा भरा हो जाता है, जिसे देखकर शिवानी हैरान हो जाती है और कहती है, अरे ये पेड़ तो सुबह तक सूखा था और ये शाम तक ही हरा भरा कैसे हो गया? इतनी जल्दी तो कोई पेड़ हरा भरा नहीं हो सकता। लगता है मैंने कुछ ज्यादा मेहनत कर दी है, जो मुझे इसका फल कुछ जल्दी ही मिल गया। तभी उस पेड़ में से आवाज आती है, प्रिया तुम बहुत नेक दिल और बहुत सच्ची हो, इसलिए मैं तुम्हारी इस मेहनत से बहुत खुश हुआ। लेकिन मुझे पता है तुम आज बहुत दुखी हो और तुम्हें अपनी दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाना है, इसलिए मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ और तुम्हें एक राज बताना चाहता हूँ। तुम इस बगीचे के आखिरी छोर पर जाओ, जहाँ पर तुम्हें एक कुआं मिलेगा। उस कुएं की एक अलग ही चमक है, तुम उस कुएं को जल्दी ही पहचान जाओगी। जब तुम उस कुएं के पास जाओगी तब तुम उस कुएं से कहना कि मुझे उस पेड़ ने भेजा है। तुम्हारे यह बोलते ही वह समझ जाएगा और तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हें 5 जादुई गाउन देगा। पेड़ की बात सुनकर रानी बहुत खुश हो जाती है और खुशी खुशी बगीचे के आखिरी छोर पर जाती है, जहाँ उसे वह जादुई कुआं मिल जाता है, जिसे देखकर रानी कहती है, सचमुच पेड़ ने सही कहा था, इस कुएं की एकदम अलग चमक है। इसे देखते ही कोई भी पहचान जाएगा। इतना चमकता हुआ कुआं तो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। यह बोलकर रानी उस कुएं के पास जाती है और रानी उस कुएं से कहती है, मुझे उस पेड़ ने भेजा है। यह बात सुनते ही कुआं कहता है, अच्छा तुम्हें उस पेड़ ने भेजा है, वो मेरा मित्र है। पहले जब वह छोटा था तो मेरे पास में ही था, लेकिन जमींदार ने यहाँ से हटवाकर उसको वहाँ पर लगा दिया, जिसकी वजह से हमें कुछ दूरियां हो गई। लेकिन अभी तक हम बहुत अच्छे दोस्त हैं और मुझे पता है अगर उसने तुम्हें भेजा है तो तुम बहुत अच्छी दिल वाली लड़की हो और वह तुम्हारी मदद करना चाहता है, इसलिए उसने तुम्हें यहाँ पर भेजा है और मुझे पता है तुम्हें क्या देना है। उसके बाद उस कुएं में से 5 चमकते हुए गाउन निकलते हैं। ये लो, ये 5 गाउन, ये तुम्हारे लिए है, लेकिन ये जादुई गाउन है। लेकिन इन 5 गाउन की मदद से तुम सिर्फ अपनी एक एक इच्छा पूरी कर सकती हो, इसलिए इसका सोच समझ के इस्तेमाल करना। हाँ कुएं जी, मुझे पता है, मैं इसका अच्छे से इस्तेमाल करूँगी और किसी को भी चोट नहीं पहुँचाऊंगी।
रानी खुशी खुशी उन गाउन को लेकर अपने घर पहुंच जाती है और अपनी माँ को सारी बात बता देती है, जिसे सुनकर उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है। तभी रानी को अपनी सहेली शिवानी की बातों का याद आता है और वह जल्दी से एक गाउन पहन लेती है, जिसे पहनकर वो बहुत सुंदर लग रही होती है। और दूसरे गाउन की मदद से वह जल्दी से प्रिया के घर पर पहुंच जाती है। प्रिया के बर्थडे पार्टी में आए हुए सभी लोग रानी को देखने लगते हैं, क्योंकि रानी बहुत सुंदर लग रही थी। यह देखकर प्रिया और शिवानी भी हैरान हो जाते हैं। तभी प्रिया और शिवानी रानी के पास आते हैं और शिवानी कहती है, अरे रानी, तुम मुझसे कितना झूठ बोल रही थी। तुम तो कितनी सुंदर ड्रेस पहनकर आई हो। तुम तो मुझसे भी अच्छी ड्रेस पहनकर आई हो। देखो, सभी लोग तुम्ही को देख रहे हैं। तभी प्रिया भी कहती है, अरे हाँ रानी, तुम तो बहुत सुंदर गाउन पहनकर आई हो। ये गाउन तो बहुत महंगा है। मैं तो बिना फालतू में तुम पर शक कर रही थी कि तुम मेरी बर्थडे पार्टी में मेरी इंसल्ट करवाओगी, लेकिन तुम्हारे आने की वजह से तुम्हें पता नहीं है कि मेरी बर्थडे की तारीफ कितनी होगी। चलो आओ मेरे साथ, तुम मेरा बर्थडे केक कट करवाना, मुझे बहुत खुशी होगी। हाँ क्यों नहीं प्रिया, जरूर। उसके बाद तीनों सहेलियां मिलकर केक को कट करती हैं और धूमधाम से पार्टी को एंजॉय करती हैं। रानी पार्टी में इतना अच्छा डांस करती है कि सभी लोग उसी को ही देखते रह जाते हैं और उसकी तारीफों की तो पोल बांध देते हैं। जब अगले दिन रानी को यह बात पता चलती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है कि तभी शिवानी उससे पूछती है, अरे रानी, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हें इतना अच्छा भी डांस आता है, मुझे भी सिखा दो। उसके बाद रानी सारी बात शिवानी को बता देती है। यह सुनकर शिवानी खुश हो जाती है और कहती है, शिवानी, ये सब तुम्हारी अच्छाई का फल है जो तुम्हें मिला है। तुम बिना फालतू में अपनी गरीबी पर शर्मिंदा होती रहती हो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। आखिर तुम भी तो एक इंसान हो। लेकिन देखो, तुम्हें भी उसका फल मिल गया। उसके बाद रानी एक खुशहाल जिंदगी जीने लगती है, क्योंकि उसके पास भी अपना घर और पैसे गाड़ी हो जाता है। लेकिन वह किसी भी गरीब को मदद करने से नहीं चूकती, वह सभी की मदद करती। नागिन का जादुई लहंगा। बहुत समय पहले की बात है। नागलोक के बगल के जंगल में एक नागिन रहती थी। उस नागिन को कुछ दिनों पहले ही नागलोक से बाहर निकाल दिया गया था, क्योंकि वह दूसरी नागिनों से और ज्यादा शक्तिशाली बनना चाहती थी। इसके लिए वह नागमणि पाना चाहती थी। यह सब नागरानी को पता चल जाता है। फिर नागरानी उस नागिन को बुलाती है और उससे कहती है, क्या तुम्हें पता है नागलोक के कुछ कानून बनाए हुए हैं और तुम उस कानून को तोड़ चुकी हो। अब तुम्हें नागलोक में रहने का कोई हक नहीं है। तुम फौरन यहाँ से दफा हो जाओ। ऐसा बोलते हुए नागरानी ने उस नागिन को नागलोक से बाहर निकाल दिया। उसके बाद वह नागिन बगल के जंगलों में कुछ चुड़ैलों से मिल जाती है, जो उसे नागमणि दिलाने का आशा दिलाती हैं और उससे कहती हैं, सुन नागिन, मैं तुम्हें नागमणि दिलाने में तुम्हारी मदद जरूर करूँगी, लेकिन इसके बदले हमें भी कुछ चाहिए। तब वह नागिन कहती है, बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मेरे पास तुम्हें देने के लिए अभी कुछ नहीं है। अभी नहीं है तो क्या हुआ? जब तुम्हें नागमणि मिल जाएगी तो नागमणि मिलने के बाद तुम खुद के साथ मुझे भी अपने राज्य में आधा हिस्सा दे देना। चुड़ैल की बात सुनकर नागिन सोचने लगती है और फिर कुछ देर सोचने के बाद वह कहती है, ठीक है, मुझे मंजूर है। ऐसा बोलकर वो सारे चुड़ैल और नागिन जंगल में चले जाते हैं। वो नागिन उन सारे चुड़ैलों के साथ कई दिनों तक तपस्या करती है। फिर एक दिन आता है जब नागिन की तपस्या खत्म हो जाती है तो चुड़ैल कहती है, आज तुम्हारी तपस्या खत्म हो चुकी है और नागमणि को पाने की एक सीढ़ी बना चुकी हो तुम। अब तुम्हें एक आखिरी काम करना पड़ेगा। वो क्या है चुड़ैल? मुझे जल्दी बताओ, मुझे और इंतजार नहीं होता। नागमणि को पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तुम्हें लोगों की बलि देनी होगी, क्योंकि इस तप के बाद किसी की बलि ही काबिल बना सकती है नागमणि प्राप्त करने के लिए। ऐसा बोलने के बाद चुड़ैल ने नागिन को एक जादुई लहंगा दिया और बोली,
ये जादुई लहंगा बहुत शक्तिशाली है। इसको पहनकर तुम बहुत शक्तिशाली और एक बहुत सुंदर स्त्री बन जाओगी। लेकिन इस लहंगे को गलती से भी खोना मत, क्योंकि कई घोर तपस्या के बाद हमें यह लहंगा मिला है। इस लहंगे से तुम जवान पुरुष को भी अपने ओर आकर्षित कर सकती हो और उनकी बलि आराम से दे सकती हो नागमणि को प्राप्त करने के लिए। बस 8 या 10 बलि, इतना तो मैं चुटकियां बजाते ही कर दूंगी। उसके बाद नागिन वह जादुई लहंगा लेकर चली जाती है। जादुई लहंगा पहनने के बाद नागिन एक अप्सरा की तरह लगने लगती है और अपने शिकार की ओर निकल जाती है। कुछ दूर जाने के बाद वो एक सुनसान रास्ते पे इंतजार करने लगती है। तभी वहाँ से एक कार गुजर रही होती है। कार वाला उस खूबसूरत नागिन के रूप में लड़की को देखकर ना चाहते हुए भी कार रोक देता है और कार से उतरकर पूछता है, आप इतनी रात में क्या कर रही हो? क्या आपको पता नहीं है ये रास्ता रात के समय सुरक्षित नहीं है आपके लिए? तब नागिन कहती है, हाँ मुझे डर तो लग रहा है, पर मैं इस गांव में नई हूँ, मुझे इस गांव में कोई नहीं जानता है। अरे कोई बात नहीं, तुम जब तक चाहो तब तक मेरे घर में रुक सकती हो। उसके बाद ऐसा बोलकर नागिन और वो लड़का उसी कार में बैठ जाते हैं। कुछ ही देर बाद लड़के का घर आ जाता है। उस लड़के के माँ बाप कुछ दिनों पहले ही गुजर गए थे और उसके घर पर कोई नहीं था, जिसका फायदा उस नागिन ने उठाया। उसने मौका देखते ही लड़के को डस लिया। लड़का कुछ समझ पाता कि उससे पहले ही उसकी मौत हो गई। ऐसा करते करते नागिन अपनी खूबसूरती से रोज नए लड़कों को फंसाती और उनकी बलि दे देती और ऐसे ही वह बहुत सारे लोगों की जान ले चुकी थी। फिर उस गांव में पंचायत की बैठक हुई और लोगों ने कहा, जी हमारे गांव में रोज एक ना एक लड़का गायब हो जाता है और उसकी लाश हमेशा उस सुनसान रास्ते पर मिलती है, जिसका कुछ ना कुछ मतलब है और इसका जल्द ही उपाय निकालना होगा। ये सब ऐसी समस्या है जिसका समाधान हम नहीं कर सकते। इसके लिए हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। और उसके बाद वह सारे लोग पुलिस के पास जाते हैं और कहते हैं, सर हमारे गांव में रोज एक नौजवान गायब हो जाता है और सुबह हमें उसकी लाश मिलती है। तब उनसे पुलिस पूछती है, अच्छा तुम्हें इसके अलावा कुछ और पता है? हाँ, एक जादू लहंगे वाली लड़की नौजवानों को मारती है, बस हमने यही सुना है। तभी पुलिस वाले के पास उसके भाई का फोन आता है और वो कहता है, भाई सुनिए, जादुई लहंगे वाली लड़की ही है जो सबको मार रही है, इसको तुम बिल्कुल भी मत छोड़ना। और उसका फोन कट जाता है। पुलिस वाला ये सब कुछ समझ जाता है कि उसका भाई अब नहीं रहा और वह बहुत दुखी हो जाता है और रोने लगता है और वह अपने घर चला जाता है और घर पर बैठकर वह अपने भाई के बारे में सोच ही रहा होता है। तभी वहाँ पर नागरानी प्रकट हो जाती है और वह कहती है, जिस नागिन ने तुम्हारे भाई को मारा है, मैं उस नागिन को जानती हूँ। दरअसल उस नागिन को मैंने नागलोक से भगा दिया था। तब से वह नागमणि को प्राप्त करने के लिए मासूमों की बलि दे रही है। अब उसका बस आखिरी शिकार रह गया है, तुम उसको रोकने में मेरी मदद करो। तब पुलिस वाला कहता है, पर हो तो तुम भी एक नागिन, मैं तुम पे कैसे भरोसा कर लूं? तुम भी तो उसी की तरह हो सकती हो। गलती किसी एक की होती है और बदनामी पूरी बिरादरी की होती है। यही हमारे साथ भी हुआ है। तुम मेरे पे भरोसा करो, वरना वो नागमणि प्राप्त कर लेगी और तुम्हारे गांव को भी बहुत नुकसान पहुंचाएगी। यह सुनकर पुलिस वाला उसकी मदद करने के लिए राजी हो जाता है। फिर पुलिस वाला कहता है, पर हम उसे पकड़ेंगे कैसे? उसे एक युवक की खोज है और तुम उसकी खोज पूरी कर सकते हो। ऐसा बोलकर पुलिस और नागरानी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं और नागरानी कहती है, तुम उसे भला फुसला के पहाड़ी पे स्थित शिव मंदिर पे ले आओ, बाकी आगे मैं देख लूंगी। उसके बाद पुलिस वाला नए कपड़े पहनकर रात को उसी सुनसान रास्ते पर गाड़ी से कई चक्कर लगाता है। कुछ देर बाद वहाँ नागिन आ जाती है और वह उससे कहती है, अरे रुकना जरा। ये सुनते ही पुलिस वाला गाड़ी रोक देता है
और वह कहता है, क्या हुआ, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं? मैं इस गांव में नई हूँ, क्या आप मुझे एक रात के लिए अपने घर में रहने देंगे? हाँ क्यों नहीं, चलो मेरे साथ। उसके बाद दोनों गाड़ी में बैठते हैं और पुलिस वाला गाड़ी मंदिर पर ले जाता है और मंदिर के पास उतार के नागिन को बोलता है, ये मेरा कुल मंदिर है, तुम भी मेरे साथ अंदर चलो, तुम भी दर्शन कर लेना। नहीं नहीं, मैं इस मंदिर में नहीं आ सकती। लेकिन पुलिस वाला उसे जबरदस्ती अपने गोद में उठाकर अंदर ले जाता है। जब वो मंदिर के अंदर आती है तो देखती है नाग रानी वहीं खड़ी होती है। यह देखकर वह नागिन डर जाती है। फिर नाग रानी बोलती है, तूने बहुत से पाप किए हैं धरती लोक पर, तू अब जहन्नुम में ही जाकर सजा भुगतेगी। फिर नागिन एक मंत्र फूंकती है, फिर वह जलने लगती है और कुछ ही समय में वह राख बन जाती है। उसके बाद गांव में कभी भी ऐसा हादसा दोबारा नहीं हुआ और अब नागलोक के लोग हंसते खेलते जिंदगी बिताने लगते हैं।